क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर उस वस्तु का भार क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर Wm बराबर We बाय क्या होता है 6 होता है। तो देख लीजिए कि Wm बराबर W बाय 6, तो 600 न्यूटन है, 6000 न्यूटन है, और ये जी हो गया। तो देख लीजिए, काट दीजिए इसको, तो 1000 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन। भार किसको बोलते हैं, तो भार एक बल है जो किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है। ध्यान में रखिए कि भार वह बल है जो किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचता। भार वह बल है जिससे कोई वस्तु पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। भार W बराबर क्या होता है m इंटू जी होता है। और ध्यान में यह रखना है कि mg जो है mg, ठीक है, हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, यदि पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो mg का मान घट जाएगा, यदि पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो mg का मान घट जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 472 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि संवेग बराबर क्या होगा। तो संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग P बराबर क्या होता है m इंटू भी होता है। संवेग P बराबर m इंटू भी होगा। ध्यान दीजिएगा, संवेग P बराबर क्या होता है m इंटू भी होता है। m इंटू भी हो जाएगा, यानी द्रव्यमान गुना वेग होता है। द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा, वेग होता है। और ये ध्यान में रखिए कि इसका मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है। kg मीटर पर सेकेंड होता है। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, तो kg मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग की परिभाषा न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। संवेग की परिभाषा कहां से मिलेगा, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। यह भी ध्यान में रखना है कि संवेग में परिवर्तन जो है वह आवेग के बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर वह बल के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 473 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 473 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 200 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का उपयोग करते हैं, तो बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा बराबर U बराबर होता है U बराबर, ठीक है, विद्युत ऊर्जा U बराबर यूनिट में क्या होगा भाई, यूनिट में क्या हो जाएगा, तो P इंटू एन इंटू टी बटा क्या हो जाएगा 1000 हो जाता है। P इंटू एन इंटू टी बटा 1000। चलिए करके देखते हैं। देखिए 200 वाट है गुना n का मान 1 है गुना 10 घंटा है बटा 1000 है। तो काट दीजिए 0 0 0 0 0 0, क्या हो जाएगा 2 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट। आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट विद्युत खपत बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। और इसे ही किलो वॉट आवर कहते हैं। क्या कहते हैं, किलो वॉट आवर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं 474 नंबर सवाल पर। देखिए क्या कह रहा है 474 नंबर का सवाल। 474 नंबर सवाल कह रहा है कि चाल, दूरी और समय के बीच सही संबंध क्या है। चाल क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। चाल होता है दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ध्यान दीजिएगा, दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या होगा s और समय क्या हो जाता है t हो जाता है। यानी s बटे t को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय, यानी s बाय t होता है। चलिए तो s बाय t होता है। अब क्या करना है कि s बाय t होता है, तो यहाँ दूरी चाल ही ले लिया है s, तो चाल ले लिया है s, तो चाल s ले लीजिए, और दूरी ले लिया है क्या d ले लिया है, तो d बटा t, यानी s बराबर क्या हो जाता है d बाय t। तो d बाय t, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो s बराबर d बाई टी, क्योंकि स्पीड का पहला अक्षर क्या होता है s होता है। तो और दूरी को क्या ले लिया, डिस्टेंस d ले लिया। तो या तो विस्थापन लिखते या दूरी लिखते तो s बटा t लिख सकते थे, लेकिन यहाँ इसको चेंज कर लेते हैं। क्या कर लीजिए d बाय टी, तो s बराबर क्या हो जाएगा d बाय टी होता है। याद रखना है कि चाल क्या होता है, दूरी में परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान में रखिए, सबसे अधिक ध्वनि की चाल मैंने आपको धातु में बताया है कि बेरिलियम में होता है। किस में होता है, बेरिलियम में होता है। उसके बाद ध्वनि की चाल होता है एल्युमिनियम में, उसके बाद होता है निकेल में। ध्यान दीजिए, ध्वनि की चाल है
सबसे अधिक किस में होगा? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है बेरिलियम में, देन आफ्टर किस में होगा? एल्युमिनियम में, देन आफ्टर किस में होगा? निकेल में, उसके बाद किस में होगा? आयरन में, ठीक है, उसके बाद होगा स्टील में, देन आफ्टर आपको आयरन में, उसके बाद ब्रास में, स्टील में, आयरन में, और क्या हो जाएगा? ब्रास में होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, जबकि स्टील जो है, ध्यान में रखिए, ये फेरस लोहा है, ठीक है, प्लस कार्बन है, प्लस आपको इसमें थोड़ा सा क्रोमियम मिला दीजिए, थोड़ा सा इसमें निकेल मिला दीजिए, तो ये हो गया स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, ध्यान दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है। लेकिन स्टील की बात अगर करेंगे हम, तो स्टील जो होता है वह फेरस और कार्बन का मिश्र धातु होता है। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल मैंने किस में बताई? तो बेरिलियम में, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद निकेल में। इस ऑप्शन में देखिए क्या होगा, तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में हो जाएगी? एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल होगी। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होगी? एल्युमिनियम। अब देखिए ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ध्वनि की चाल होती है VS बराबर रूट अंडर गामा P बाय रो, गामा P बाय रो, जहां गामा जो है वह, ठीक है, वह क्या है? तो गामा जो है CP बाय CV है, P क्या है? प्रेशर है या प्रतिबल बोलते हैं इसको, रो क्या है? डेंसिटी है। याद रखना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद क्या होता है? गैस में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 476 में पृथ्वी की सतह के पास भार परिवर्तन की दर H के साथ सापेक्ष होता है। देखिए, भार परिवर्तन की दर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भार जो होता है, भार, ठीक है, क्या होता है? चलिए करके देखते हैं। यहां देखिए, आपको पता होगा कि पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान क्या होगा? तो G डैश बराबर होता है क्या? G इंटू, ठीक है, G इंटू 1 प्लस H बटे R टू दी पावर -2। पृथ्वी से यदि ऊंचाई पर जाएंगे तो जी का मान इसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है? घटता है। अब देखिए दोनों तरफ लीजिए, mg डैश, इधर mg ले लीजिए, ये भार हो गया, ठीक है, बटा W इंटू 1 प्लस H बटे R का क्या होगा? टू दी पावर -2। यानी भार जो है वह समानुपाती होगा H टू दी पावर -2 के। किसके समानुपाती होगा? H टू दी पावर -2 के। जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाएंगे तो इसी के रिस्पेक्ट में भार क्या होगा? घटता जाएगा। तो 476 का क्या होगा? बी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? बी नंबर हो जाएगा, H टू दी पावर -2। पृथ्वी के सतह के पास भार परिवर्तन की दर ऊंचाई H के साथ डैश के सापेक्ष परिवर्तित होता है, तो H टू दी पावर -2 के सापेक्ष परिवर्तित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग अभी बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 477 नंबर सवाल देखिए, एक इलेक्ट्रिक, ठीक है, हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर, ठीक है, उस समय 60 वोल्ट होता है जब स्रोत 4 एम्पियर हो, विभवांतर बढ़ाकर 135 वोल्ट होता है तो हीटर द्वारा प्रवाहित। आपको पता होगा कि ओम के नियम से क्या होता है। देखिए, प्रवाहित धारा, ठीक है, प्रवाहित धारा, ठीक है, किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। तो V समानुपाती क्या हो गया? I, तो V बराबर क्या होगा? RI, और यहां देखिए V बटा I बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि R स्थिरांक है, स्थिरांक कर दीजिए इसको। अब देखिए, अब क्या करते हैं, तो स्थिरांक हो गया V1 बटा I1 बराबर क्या हो जाएगा? V2 बटा I2, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, तो आपको पता है क्या क्या दिया हुआ है, तो V1 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई? 60 वोल्ट दिया हुआ है। I1 का मान कितना दिया हुआ है? तो 4 दिया हुआ है, ठीक है। V2 का मान कितना दिया हुआ है? 135 दिया हुआ है। और I2 का मान आपको निकालना है, निकाल लीजिए। I2 बराबर दी सिंपल, I2 बराबर क्या हो जाएगा? 135 गुना, ठीक है, 4 बटे 60 कर लीजिए, ठीक है, और कीजिए 15, 15 नंबर 35 से 9, यानी 9 एम्पियर होता है। क्या होता है? 9 एम्पियर। तो ठीक है, प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? 9 एम्पियर होगा। ध्यान में रखिए कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह, विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। क्या होगा? एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए 478 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 478 नंबर सवाल कह रहा है कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई क्या होती है। तो ध्यान में रखिए, SI इकाई क्या होती है? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई क्या होगी, तो निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है कि G बराबर होता है क्या? आपको पता होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि बल जो है द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को मिला लीजिए। F बराबर G m1 m2 बटा क्या होगा? R स्क्वायर। तो G बराबर क्या होगा? F R स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? m1 इंटू क्या हो जाएगा? m2। तो अब देखिए, ठीक है, तो F का मात्रक होगा न्यूटन इंटू R का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इस G का मान जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये जी का मान निकाला था किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने निकाला, हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। एकदम ध्यान में रखिएगा, किसने ज्ञात किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कौन सा होगा, तो डी ऑप्शन आपको सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 400 ठीक है 79 नंबर सवाल देखिए, पृथ्वी की सतह h से, ठीक है, h से गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह h से ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात, ठीक है, क्या होगा जहां पृथ्वी की त्रिज्या h लेस देन हो। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि भाई हमारा जो है गुरुत्व त्वरण है, ठीक है, उसका मान हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो ध्यान में रखिएगा कि h के साथ रैखिक ढंग से ये क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान में रखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। जहां रैखिक ढंग से क्या होगा, बढ़ेगा, जहां क्या होगा, पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ क्या है, काफी कम है। किससे, तो r से कम है। ध्यान दीजिएगा जरा क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं कि भाई जी, ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक फॉर्मूला आता है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि g बराबर जी डैश बराबर, ये हम ठीक है गहराई के कारण ले रहे हैं, मतलब ऊंचाई के कारण ले रहे हैं, जी एच बराबर क्या हो जाएगा, g इंटू 1 प्लस एच बटे आर टू दी पावर -2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, दूसरा लीजिए, g गहराई के कारण लेते हैं, जी डी बराबर क्या हो जाएगा, g इंटू, ठीक है, g इंटू 1 माइनस, ठीक है, आपको 1 माइनस क्या कर लीजिए h बटे आर, ठीक है, तो 1 माइनस डी एच बटे आर हो गया। तो दोनों का अनुपात ले लेते हैं। चलिए अब देखिए जी एच बटे जी डी, जी डैश बटे जी एच बटे जी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों का हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, काट दीजिए, वैल्यू काट दीजिए। तो क्या हो रहा है कि ये जो है, ठीक है, जी एच बराबर क्या हो जाएगा, तो g इंटू 1 प्लस एच बटे आर टू द पावर -2 बटे, ठीक है, g इंटू 1 माइनस एच बटे आर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई ये, ठीक है, यहाँ पर अगर इसको हम शॉर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि ऊपर में आपको h बच रहा है, तो जी एच समानुपाती किसके होगा, h के, यानी ठीक है जी एच बटे जी डी समानुपाती किसके होगा, h के समानुपाती हो रहा है। कहने का ये अर्थ है कि g जो है जी एच बटे जी डी का अनुपात जो है वो लीनियरली, ठीक है, रैखिक ढंग से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको, रैखिक ढंग से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक और तरीके से इसको बना सकते हैं, जरा उसको भी देख लीजिए आपको कैसे होगा। तो आपको पता है कि गहराई पर जाने पर और ऊंचाई पर जाने पर, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए गहराई पर गए, जी एच बराबर, ठीक है, जी एम बटे आर प्लस एच का क्या, होल स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है, ऊंचाई पर गए। अब गहराई में गए, जी डी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम बटे आर माइनस एच का होल स्क्वायर। भाई साहब इसको दोनों को अनुपात कर देते हैं, तो जी एच बटे जी डी कर लीजिए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, जी एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ऊपर में गया आर माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, जी एम आ गया, तो जी एम काट दीजिए, तो आर माइनस एच का होल स्क्वायर बटा क्या, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो भाई साहब, ठीक है, ये देख लीजिए कि दोनों क्या हो रहा है, दोनों का अनुपात है, तो आर माइनस एच बटे आर प्लस एच। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने क्या करना है कि दोनों का मान जो है, ठीक है, काफी कम का, एच के रिस्पेक्ट में आर का मान क्या है, ठीक है, एच के रिस्पेक्ट में आर का मान क्या है, काफी कम है। तो ये वैल्यू जो है वो वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मान लीजिए ये एच आ गया पूरा वैल्यू, तो जी एच बटे जी डी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए ये एच नॉट आ जाता है, तो एच नॉट का समानुपाती, यानी
रैखिक रूप से ये क्या होगा, एक दूसरे का समानुपाती होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जी एच बराबर जी एम बटा आर प्लस एच स्क्वायर, जी डी बराबर जी एम बटा आर माइनस एच स्क्वायर। तो ये क्या होगा, जी एच बटा जी डी जो है इसका जो वैल्यू आएगा आर माइनस एच का होल स्क्वायर बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा कि रैखिक रूप से उसका समानुपाती होगा, रैखिक ढंग से बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 किलो वॉट किसके बराबर होता है? तो जब भी 5 किलो वॉट के विषय में हम लोग बात करें तो 5 किलो वॉट किसके बराबर होगा? तो 5 किलो वॉट, ध्यान दीजिएगा, 5 किलो वॉट, 5 किलो वॉट, वॉट बोल रहा है। तो अब देखिए किलो का मतलब क्या होता है, 10³ होता है, वॉट हो जाएगा तो 5 × 10³ वॉट, यानी 5000 वॉट के बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आपका बी नंबर आंसर होगा। कौन सा नंबर आंसर होगा? तो बी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 1 किलो वॉट में 10³ वॉट होता है, तो 5 किलो वॉट में 5000 वॉट होगा। चलिए, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए।